Hello, welcome back to my YouTube channel, and this is part 2 of MCQ series of modern physics. इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं और उसके अंदर हमने कुछ अराउंड 8 MCQ सॉल्व किए थे एंड इस वीडियो के अंदर हम और MCQ सॉल्व करने वाले हैं. Let's just get started. फर्स्ट MCQ से ये है कि द वैल्यू एंड द यूनिट्स ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट H जो है वो क्या है. तो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल मल्टीप्लाई बाय सेकेंड. ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा जूल सेकेंड इनवर्स से. इसका मतलब ये है जूल अपॉन सेकेंड है, तो ये नहीं होती. ठीक है, ये तो बात हो गई बहुत सिंपल सी. लेकिन मैं आपको कुछ और एमसीक्यूज बताती हूँ प्लांक्स कांस्टेंट के. जैसे कि प्लांक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन होती है, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है. तो दैट इज़ इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो और किसके इक्वल होती है. तो दैट इज़ इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, उसके साथ साथ डिराक कांस्टेंट इसके इक्वल होती है. डिराक कांस्टेंट क्या है, बेसिकली h/2π. ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिराक कांस्टेंट और इसकी एक वैल्यू होती है. इसकी वैल्यू होती है 1.05 है या 2 है, मेरे ख्याल से 2 है, -34 जूल सेकेंड. ये वैल्यू होती है डिराक कांस्टेंट की. ठीक है, एनीवेज ये आप न्यूक्लियर या आप एटॉमिक फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि एच जो हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम और डिराक कांस्टेंट की सेम होती है. अब इसकी डायमेंशन होती क्या है, मेरे ख्याल से ml2t-1 होती है, बट अगेन यू कुड चेक. ठीक है, डायमेंशन को. बहरहाल ये कुछ मेन पॉइंट्स थे. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. यहाँ पे बोला गया है लेट NR and NB be respectively the number of photons emitted by a red bulb and blue bulb of equal power in a given time. बोला गया है NR बता रहा है रेड लाइट, NB बता रहा है ब्लू लाइट. ठीक है, दोनों की जो पावर है, ठीक है, और पावर क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क पर यूनिट टाइम. लेकिन यहाँ पर हम एनर्जी कंस्टिट्यूट करेंगे, तो एनर्जी जो दोनों की है वो दोनों की इक्वल है. हमें बताना है कि इनके जो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स ये लोग इमिट करेंगे वो क्या होंगे. क्या रेड के और ब्लू के सेम होंगे, क्या ब्लू के ज़्यादा होंगे या रेड के ज़्यादा होंगे, या ये इन्फॉर्मेशन इनसफिशेंट है. ठीक है, इस तरीके का सवाल कि द इन्फॉर्मेशन इज़ इनसफिशेंट, ये आपको AKU के अंदर साइंटिफिक रीजनिंग के अंदर देखने को मिल सकता है. बहरहाल हम बात करते हैं इसकी. तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी बराबर है NHc/λ. मुझे यहाँ से पावर बनानी है, तो अगर मैं यहाँ क्या करूँ, अगर मैं टाइम को डिवाइड करवा दूँ दोनों तरफ, ठीक है, तो ये एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या बनेगा, पावर बनेगा. और यहाँ पे N/T नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड वो बन जाएगा. तो मैं इसको लिख सकती हूँ P इज़ इक्वल टू NT/hc/λ. ठीक है, अब इससे अच्छा, अभी हमने बोला गया है कि इनकी जो पावर है वो इक्वल ही है. ठीक है, अब हमें एक और चीज़ पता है कि hc/λ किसके बराबर होती है, ये एनर्जी के बराबर होता है ये hc/λ. तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, पावर बराबर है N/T एनर्जी के. इसका मतलब ये है अगर मुझे एनर्जी निकालनी है तो ये फैक्टर सिंपली क्या कर सकते हैं इसका, जस्ट वेट अ सेकेंड. अच्छा, N/T को मैं कंस्टिट्यूट कर लेती हूँ कि ये मेरे पास है नंबर ऑफ़ फोटॉन्स. ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, सिंपल लिखूँ,
एन पी नंबर ऑफ़ फोटॉन्स मल्टीप्लाई बाय एनर्जी। ठीक है, मुझे एनर्जी फाइंड करनी है, तो एनर्जी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ़ फोटॉन्स के। ये क्या पावर है, इसका मतलब अब पावर तो हमें यहाँ पे दी गई है इक्वल है, तो ये तो होगा ही। अब नंबर ऑफ़ फोटॉन्स उसके ज़्यादा होंगे जिसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, इसका ये रिलेशन बन रहा है कि एनर्जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ फोटॉन्स। ठीक है, अब यहाँ देखें एक रेड लाइट है, एक ब्लू लाइट है, जो अगर हम एक सीरीज़ बनाए हमारी वेव वाली, वेव की ओर, ठीक है, तो एनर्जी जो है ब्लू की ज़्यादा है और एनर्जी जो है रेड की कम है। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा कि जो एनर्जी है वो दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ फोटॉन्स। तो अगर जिसकी एनर्जी कम होगी उसके नंबर ऑफ़ फोटॉन्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, मतलब रेड के नंबर ऑफ़ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे ब्लू से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ये होगा, रेड के नंबर ऑफ़ फोटॉन ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू ब्लू। ये पूरा आप देखें, अगर आपको ये फॉर्मूलाज पे अगर आपकी ग्रिप है तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर एनर्जी कॉन्सेप्ट्स पता हैं सारे, सिंपली अगर आपको ये मॉडर्न फिजिक्स के या मैं आइंस्टाइन के जितने भी आपको कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप यू कैन डू इट। ठीक है, नेक्स्ट है लेमडा इज़ प्रोपोर्शनल टू व्हाट। ठीक है, एक फोटॉन्स की बात की गई, एक पार्टिकल्स की बात की गई है। अगर मैं फोटॉन्स की बात करूं, ठीक है, तो हमें एक चीज़ पता है, या इसको इस तरीके से लिखा जाए, h/, मोमेंटम होता है। ठीक है, और मोमेंटम बराबर होता है mv के। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि इसको ये भी छोड़ दें, एनर्जी बराबर है hc/λ। ठीक है, तो लेमडा और एनर्जी का जो है 1/e, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, लेमडा बराबर हो जाएगा hc/e के। तो लेमडा 1/e का रिलेशन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स की बात की गई है, तो या तो ये करेक्ट होगा या ये करेक्ट होगा। अब हमें पार्टिकल्स के लिए देखना है। ठीक है, पार्टिकल्स के लिए कैसे पता चलेगा, लेमडा बराबर होता है h/ रेडिकल m/2me के। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं जो रिलेशन आ रहा है, लेमडा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडिकल e। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो मतलब ये बनेगा सही ऑप्शन, ये सही बनेगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम विद एसोसिएटेड विद डी ब्रोगली वेवलेंथ। मोमेंटम और वेवलेंथ के दरमियान का रिलेशन पूछ रहा है, और हमें पता है कि मोमेंटम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब है इनका इन्वर्स का ग्राफ बनेगा, और यहाँ पे इन्वर्स का ग्राफ कौन सा है, ये वाला, डी वाला। ठीक है, ये कौन सा रिलेशन था, अगर ये डायरेक्टली होता, लेकिन डायरेक्टली नहीं है। एनीवेज, आगे चलते हैं, क्वेश्चन 14 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन 14 बोलता है, फोटोन इज़ कंसिडर्ड टू हैव व्हाट, एनर्जी, मोमेंटम, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अगर एनर्जी है तो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी भी होगी। ठीक है, और फिर मोमेंटम भी होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने फोटोन को डुअल नेचर लिया है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, अ मटीरियल पार्टिकल विथ रेस्ट मास m0 इज मूविंग विथ स्पीड लाइट। सिंपली कॉन्सेप्ट अगर रिवाइव करें, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर था, कि m बराबर है m0/1 - v²/c², और इसको हम बोलते हैं लॉरेंट्ज़ फैक्टर। और आपको एक बात पता होगी, अगर हमारे पास ये मास अगर स्पीड ऑफ लाइट के अगर मूव करता है तो मेरे पास जो मास है टोटल वो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, अगर मैं लेंथ की बात लेती, अगर मैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाती, और उसमें मैंने बोला कि मेरे पास एक लेंथ है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, तो उसकी
जो लेंथ होती है वो क्या होती है, तो वो ज़ीरो हो जाती है। लेकिन जब मास की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है लॉरेंस फैक्टर यहाँ पे, इसलिए तो मास हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, मास मुझे पता चल गया कि ये इन्फिनिटी हो गया। द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय, मुझे वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ कैसे निकालूंगी, लेमडा बराबर है एच अपॉन मोमेंटम के। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी। मेरे पास अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास मास क्या है, तो मेरे पास मास जो है इन्फिनिटी है और सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये आपस में डिवाइड होंगे तो आंसर ज़ीरो बनेगा। ठीक है, इन्फिनिटी जब डिवाइड होता है तो आंसर ज़ीरो बनता है। ये कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे से फिजिक्स के अंदर जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एंड वी आर डन फॉर दिस वीडियो। वी विल बी सॉल्विंग मोर सच MCQs in the next video. Till then, take care, and if it has actually helped you, please do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.